गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है एक्सप्लेनेशन ऑफ बोर्स सेकंड पोस्टुलेट ऑफ क्वांटाइजेशन बाय मैटर वेव थ्योरी प्रपोज्ड बाय डी ब्रोगली। इट मीन्स डी ब्रोगली द्वारा प्रपोज्ड मैटर वेव थ्योरी के बेस पर बोर एटॉमिक मॉडल के सेकंड पोस्टुलेट का एक्सप्लेनेशन। तो देखिए, बोर के एटॉमिक मॉडल का सेकंड पोस्टुलेट क्या है, सबसे पहले हम वो देख लेते हैं। फिर सेकंड पोस्टुलेट का एक्सप्लेनेशन देंगे हम किसके बेस पे, डी ब्रोगली द्वारा दी गई मैटर वेव थ्योरी के बेस पे। तो हमें मैटर वेव थ्योरी भी पता होनी चाहिए। तो पहले हम बोर के एटॉमिक मॉडल के सेकंड पोस्टुलेट की बात कर लेते हैं, फिर मैटर वेव थ्योरी की बात करेंगे, फिर एक टर्म और आएगी इसमें स्टैंडिंग वेव और स्टेशनरी वेव, उसकी बात करेंगे और फिर टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। क्लियर है बात। तो देखिए, बोर के एटॉमिक मॉडल का सेकंड पोस्टुलेट एंगुलर मोमेंटम के क्वांटाइजेशन के लिए था। बोर ने सेकंड पोस्टुलेट में ये कहा था कि nth ऑर्बिट में रिवोल्यूशन करते हुए किसी इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम h/2π के इंटीग्रल मल्टीपल के इक्वल होता है। h/2π के इंटीग्रल मल्टीपल के इक्वल होता है कौन, एंगुलर मोमेंटम ऑफ द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। ये nth ऑर्बिट के लिए मैंने बताया है। अगर आपको फर्स्ट ऑर्बिट के लिए इसको बनाना हो तो n के प्लेस पे 1 पुट कर दीजिए। तो mv1r1 इजिकल टू 1 इंटू h/2π। सेकेंड ऑर्बिट के लिए हम बात करें तो mv2r2 इजिकल टू 2h/2π। थर्ड ऑर्बिट के लिए बात करें तो n के प्लेस पे 3 पुट कर दीजिए। फोर्थ ऑर्बिट के लिए बात करें तो n के प्लेस पे 4 पुट कर दीजिए। क्लियर है बात। देखिए, यहाँ स्टेटमेंट में लिख रखा है हमने, अकॉर्डिंग टू बोर सेकंड पोस्टुलेट द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटिंग अराउंड द न्यूक्लियस इज क्वांटाइज्ड। इट मीन्स उसके कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज ही पॉसिबल है किसके, एंगुलर मोमेंटम के। और वो जो वैल्यूज होंगे वो किस फॉर्म में होंगे, वो h/2π के इंटीग्रल मल्टीपल की फॉर्म में ही हो सकते हैं। हर वैल्यू पॉसिबल नहीं होगा एंगुलर मोमेंटम के लिए। तो अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी के लिए कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज ही पॉसिबल हो पाते हैं, ऐसे वैल्यू ही पॉसिबल हो पाते हैं जो किसी एक गिवन कांस्टेंट वैल्यू के इंटीग्रल मल्टीपल की फॉर्म में ही हो, तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी को हम बोलते हैं कि वो फिजिकल क्वांटिटी क्वांटाइज्ड फिजिकल क्वांटिटी है। तो एंगुलर मोमेंटम का जो वैल्यू मिलेगा इस फॉर्मूले से हमें, देखिए h/2π के इंटीग्रल मल्टीपल की फॉर्म में ही मिलेगा। इट मीन्स 1 पुट करें यहाँ तो h/2π, 2 पुट करें तो 2h/2π, 3 पुट करें तो 3h/2π, 4 पुट करें तो 4h/2π। क्लियर है बात। तो यहाँ देखिए 1 के बाद में डायरेक्ट 2 ही आएगा, 2 के बाद में 3 ही आएगा, 3 के बाद में 4 ही आएगा, जबकि हम जानते हैं कि 1 एंड 2 के बीच में तो इन्फिनिटी नंबर्स पॉसिबल है, इन्फिनिटी वैल्यू हो सकते हैं। ऐसे ही 2 एंड 3 के बीच में भी हो सकते हैं, लेकिन कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज ही पॉसिबल होंगे किसके लिए, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन के एंगुलर मोमेंटम के लिए। ये बात कौन बोल रहा है, बोर बोल रहा है अपने सेकेंड पोस्टुलेट में। बोर अपने एटॉमिक मॉडल के सेकेंड पोस्टुलेट में ये बात बोल रहा है। तो ये जो फॉर्मूला बोर ने दिया है mvr इजिकल टू mvnrn इजिकल टू nh/2π, ये nth ऑर्बिट के लिए है, मैंने बता दिया है। तो ये जो फॉर्मूला बोर ने दिया है, ये फॉर्मूला बोर ने किस बेस पे दिया है, ये फॉर्मूला कैसे निकल के आया, इसका एक्सप्लेनेशन बोर ने नहीं दिया था। बोर ने ये फॉर्मूला डायरेक्ट ही बताया था एंगुलर मोमेंटम के लिए, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन के एंगुलर मोमेंटम के लिए बोर ने ये फॉर्मूला डायरेक्ट दिया था। उसने इस फॉर्मूले का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया कि ये फॉर्मूला उसने लिया कैसे है। तो इस फॉर्मूले को आज हम डेराइव करेंगे किसके बेस पे, डी ब्रोगली ने मैटर वेव थ्योरी दी थी उसके बेस पे। डी ब्रोगली की मैटर वेव थ्योरी के बेस पे हम इस फॉर्मूले को डेराइव करेंगे, इस फॉर्मूले को आज निकाल कर देखेंगे। बोर ने ये फॉर्मूला डायरेक्ट दिया था, इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया था। तो आज का हमारा टॉपिक इसी के लिए है कि बोर ने तो एक्सप्लेनेशन नहीं दिया था, तो फिर ये फॉर्मूला आया कहाँ से, ये फॉर्मूला सही भी है कि नहीं है, तो इसको हम चेक करेंगे, इसको वेरीफाई करेंगे। इसके लिए डेरिवेशन देखेंगे, इसको डेरिवेशन से प्राप्त करेंगे। क्लियर है बात। तो ये तो मैंने बोर एटॉमिक मॉडल के सेकंड पोस्टुलेट की बात की, क्योंकि आपको यही इक्वेशन प्राप्त करनी है किसके बेस पे, डी ब्रोगली की मैटर वेव थ्योरी के बेस पे। तो जो प्राप्त करनी है वो तो आपको पता होनी ही चाहिए कि हमें निकालना क्या है। तो हमें यहाँ पर पहुँचना है, ये हमें मिल जाना चाहिए फाइनली, ये इक्वेशन मिल जाना चाहिए किसके बेस पे, डी ब्रोगली की मैटर वेव थ्योरी के बेस पे। तो अब देखिए, यहाँ तक पहुँचने के लिए हमें डी ब्रोगली की मैटर वेव थ्योरी भी पता होनी चाहिए। तो डी ब्रोगली की मैटर वेव थ्योरी जो है वो 13th चैप्टर का टॉपिक है। मैं दिखा देता हूँ आपको, देखिए
मैटर वेव थ्योरी, 1 मिनट प्लीज। देखिए लुइस, इसको आप दी ब्रोगली भी बोल सकते हैं, डे ब्रोगली भी बोल सकते हैं, दे ब्रोगली भी बोल सकते हैं। लुइस दी ब्रोगली ने मैटर वेव थ्योरी दी थी, जिसको हम बोलते हैं डी ब्रोगली हाइपोथेसिस भी बोल सकते हैं, मैटर वेव थ्योरी भी बोल सकते हैं। और उसके बेस पे अभी हम वेवलेंथ भी निकालेंगे। तो देखिए डी ब्रोगली ने क्या बोला था मैटर वेव थ्योरी में। डी ब्रोगली ने बोला था कि कोई मटेरियल पार्टिकल जो है वो मूविंग स्टेट में वेव नेचर शो करता है। देखिए मटेरियल पार्टिकल व्हेन मूविंग शुड शो वेव करेक्टर। इट मीन्स वो पार्टिकल तो खुद है ही, लेकिन जब पार्टिकल मूव करता है, पार्टिकल जब मूव करता है तो वो वेव नेचर शो करता है, उसके साथ एक वेव भी एसोसिएट होती है। तो उस वेव को हम डी ब्रोगली वेव और मैटर वेव और पार्टिकल वेव बोलते हैं, और उस वेव की वेवलेंथ को डी ब्रोगली वेवलेंथ और मैटर वेवलेंथ बोलते हैं। लेम्डा, जिसका अभी हम डेरिवेशन देखेंगे भी, लेम्डा के लिए फॉर्मूला निकालेंगे और वही फॉर्मूला आज के फिर टॉपिक में यूज भी लेंगे। देखिए आगे, पार्टिकल्स सच एज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन व्हेन मूविंग देन व्हेन कैन बी एसोसिएटेड विद देम। इट मीन्स इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, अगर ये मूव कर रहे हों तो मूविंग स्टेट में इनके साथ एक वेव एसोसिएट होती है, एक वेव इनके साथ लिंक्ड होती है। ये कौन बोल रहा है? डी ब्रोगली बोल रहा है। इट मीन्स वो पार्टिकल तो है ही है, साथ ही साथ वो वेव नेचर भी शो करता है, वेव करेक्टर भी शो करता है। कौन? मूविंग पार्टिकल। द वेव एसोसिएटेड विद एवरी मूविंग पार्टिकल आर कॉल्ड डी ब्रोगली। देखिए नेक्स्ट पेज पे, डी ब्रोगली वेव और मैटर वेव और पार्टिकल वेव। यहाँ देखिए, इज कॉल्ड डी ब्रोगली वेव और मैटर वेव और पार्टिकल वेव। तीन नाम मैंने बता दिए। उस वेव को हम डी ब्रोगली वेव भी बोलते हैं, उस वेव को हम मैटर वेव भी बोलते हैं, उस वेव को हम पार्टिकल वेव भी बोल सकते हैं। किस वेव को? एक ऐसी वेव जो कि हर मूविंग पार्टिकल के साथ एसोसिएट होती है, लिंक्ड होती है, उस वेव को हम मैटर वेव बोलते हैं। तो इसलिए इस थ्योरी का नाम है मैटर वेव थ्योरी। मैटर वेव थ्योरी प्रपोज्ड बाय डी ब्रोगली। डी ब्रोगली ने इस थ्योरी को प्रपोज्ड किया था। इट मीन्स ये जो हाइपोथेसिस है, ये परिकल्पना ही है, हाइपोथेसिस है। ये किसने दी थी? ये डी ब्रोगली ने दी थी। अब देखिए वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव। ये जो मैटर वेव है, मैटर वेव किसको बोल रहे हैं? मूविंग पार्टिकल से एसोसिएट जो वेव है उसको मैटर वेव बोल रहे हैं। उसकी वेवलेंथ के लिए हम डेरिवेशन देख रहे हैं यहाँ पर। ये फॉर्मूला आज के टॉपिक में हमें यूज में लेना है। लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। पी क्या है? लीनियर मोमेंटम है। लीनियर मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी होता है। इट मीन्स एम वी होता है। एम फॉर मास, वी फॉर वेलोसिटी। तो एच अपॉन एम वी किसके इक्वल? लेमडा के इक्वल। ये फॉर्मूला हम आज यूज में लेंगे। और लेमडा क्या है? यहाँ मैटर वेव की वेवलेंथ है। आज के टॉपिक में हम बात करेंगे न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्यूशन करते हुए इलेक्ट्रॉन के लिए। तो इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्यूशन करता है तो इलेक्ट्रॉन भी तो एक मटेरियल पार्टिकल ही है, मैटर का पार्टिकल ही है। तो वो जो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन है उसके साथ भी एक वेव एसोसिएट होती है। उस वेव की वेवलेंथ आज हम बता के चलेंगे। लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी, और वी के नीचे सबस्क्रिप्ट में एन। एन तो ऑर्बिट में रिवॉल्यूशन करते हुए इलेक्ट्रॉन के लिए बता के चलेंगे एच अपॉन एम वी, वी के नीचे सबस्क्रिप्ट में एन। वी एन क्या है? एन तो ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिटल स्पीड, जिसकी अभी हम बात करेंगे। क्लियर है? तो ये फॉर्मूला में आज यूज में लेना होगा बोर एटॉमिक मॉडल का सेकंड पोस्टुलेट प्राप्त करने के लिए। तो देखिए फॉर्मूला आया कैसे है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ई इज इक्वल टू एच न्यू, ये मैक्स प्लांक ने बताया था। न्यू फ्रिक्वेंसी के किसी रेडिएशन में इतनी एनर्जी होती है। न्यू फ्रिक्वेंसी के रेडिएशन में जो फोटोन होते हैं, फोटोन एनर्जी पैकेट्स होते हैं, एनर्जी बंडल्स होते हैं। तो रेडिएशन जो है, लाइट जो है, उसको हम फोटोन से मिलकर बना हुआ मानते हैं। तो न्यू फ्रिक्वेंसी के किसी रेडिएशन में जो फोटोन है, तो उस फोटोन की एनर्जी के लिए फॉर्मूला दिया है किसने? मैक्स प्लांक ने। और वो फॉर्मूला है ई इज इक्वल टू एच न्यू। एच यहाँ प्लांक कॉन्स्टेंट है, जिसका वैल्यू हम पहले भी बता चुके हैं, 6.62 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड। न्यू क्या है? फ्रिक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन। ई क्या है? एनर्जी है उस फोटोन की। कौन से फोटोन की? जो कि न्यू फ्रिक्वेंसी के किसी रेडिएशन में पाया जाता है।
लाइट को हम फोटोन से मिलकर बना मानते हैं, एनर्जी पैकेट से मिलकर बना मानते हैं। फोटोन जो है वो एनर्जी पैकेट है, एनर्जी बंडल है। क्लियर है। अब देखिए ये जो फॉर्मूला है E=mc², ये फॉर्मूला दिया है आइंस्टीन ने। इसको हम बोलते हैं आइंस्टीन्स मास एनर्जी रिलेशनशिप, मास एनर्जी रिलेशनशिप। तो ये आइंस्टीन ने दिया है। तो E=mc², आइंस्टीन का फॉर्मूला है E=mc²। आइंस्टीन बोलता है कि m मास का कोई पार्टिकल, m यहाँ तो फोटोन की बात है, m मास का कोई पार्टिकल c वेलोसिटी से मूव कर रहा हो अगर, तो उसमें इतनी एनर्जी होती है E=mc², mc²। अब ये ध्यान रखिएगा, ये एक काइनेटिक एनर्जी नहीं है, ये मास के साथ भी एक एनर्जी एसोसिएट होती है। उस एनर्जी की बात कर रहा है कौन? आइंस्टीन। आइंस्टीन बोलता है कि मास में भी एनर्जी होती है, जिसको मास एनर्जी बोलते हैं। कौन सी एनर्जी? मास एनर्जी। देखिए यहाँ वर्ड आया भी है, मास एनर्जी। मास में भी एक एनर्जी होती है। अगर मास रेस्ट पोजीशन में है तो भी उसमें एक एनर्जी होती है। उस एनर्जी को हम बोलते हैं मास एनर्जी, जिसकी हम डिटेल में बात करेंगे न्यूक्लियस वाले चैप्टर में। 15th चैप्टर में हम डिटेल में बात करेंगे उसकी मास एनर्जी की। यहाँ तो डायरेक्ट देखिए हमें इस फॉर्मूले तक पहुँचना है। तो मैक्स प्लांक ने बोला E=h², आइंस्टीन बोल रहा है E=mc²। ये फोटोन के लिए बात चल रही है। यहाँ फोटोन को हम लाइट का पार्टिकल मान के चलते हैं, रेडिएशन का पार्टिकल मान के चलते हैं। और रेडिएशन के अंदर जो पार्टिकल है, फोटोन जो है वो c स्पीड से मूव कर रहा है, c स्पीड से मूव कर रहा है वैक्यूम में। अब देखिए दोनों को कंपेयर कर दीजिए। मैक्स प्लांक बोलता है उस फोटोन की एनर्जी होगी E=h², और आइंस्टीन बोलता है कि उसकी एनर्जी होगी E=mc²। वैसे रेस्ट पोजीशन में फोटोन का मास 0 होता है, लेकिन जब फोटोन मूव कर रहा होता है, रेडिएशन में जब फोटोन मूव कर रहा होता है तो उसका मास 0 नहीं होता है, 0 नहीं होता है। तो मूविंग फोटोन के लिए एनर्जी का फॉर्मूला आइंस्टीन ने दिया है E=mc², और उस फोटोन की एनर्जी का फॉर्मूला प्लांक ने दिया है E=h²। तो है तो उसी फोटोन के लिए एनर्जी, ये भी उसी फोटोन की एनर्जी है, ये भी उसी फोटोन की एनर्जी है, तो दोनों सेम होनी चाहिए फिर। तो दोनों के LHS इक्वल है तो RHS भी इक्वल होनी चाहिए। तो देखिए h²=mc²। अब c² का इधर डिवाइड कर देंगे LHS में, तो क्या बनेगा m=h²/c²। अब देखिए हमें लीनियर मोमेंटम की फॉर्म में फॉर्मूला चाहिए। तो ये तो m है, मास है। मास को अगर मैं c से मल्टीप्लाई कर दूं, फोटोन की वैक्यूम में वेलोसिटी c से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये mc बन जाएगा। इट मीन्स लीनियर मोमेंटम बन जाएगा फोटोन का, तो ये mc। तो फिर LHS को c से मल्टीप्लाई करूँगा तो RHS को भी c से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऐसा ही हमने यहाँ किया है, LHS एंड RHS को c से मल्टीप्लाई किया है। तो ये तो mc को हम क्या बोल सकते हैं? p बोल सकते हैं, लीनियर मोमेंटम ऑफ द फोटोन, मूविंग फोटोन। रेडिएशन में जो फोटोन होते हैं वो मूविंग स्टेट में ही होते हैं, तो मूविंग फोटोन का लीनियर मोमेंटम है ये p, जो कि किसके इक्वल है? mc के इक्वल। अब देखिए h²/c² तो था ही, c से मल्टीप्लाई किया ही था हमने। अब यहाँ c से c कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर वाला c कैंसिल हो जाएगा, नीचे c बच जाएगा। तो p=h²/c। अब ये जो न्यू है इसको हम नीचे डिनोमिनेटर में ला सकते हैं c के डिवाइड में, तो ऊपर h बचेगा, नीचे c/न्यू जो है वो लेमडा के इक्वल होता है। c/न्यू होता है लेमडा। ये क्लास 11 से हम जानते हैं। ये रिलेशन है किसमें? वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी में। वैसे यहाँ v आता है, वेलोसिटी आती है, लेकिन फोटोन की वेलोसिटी जो है वो c के इक्वल होती है, 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड होती है वैक्यूम में। तो v के प्लेस पे यहाँ c लिया गया है। यहाँ फोटोन की बात कर रहे हैं हम, इसलिए। अगर हम किसी पार्टिकल की बात करेंगे, जैसे इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे, तो फिर यहाँ पर हम c नहीं लेंगे, यहाँ v लेंगे। v/न्यू लेमडा। क्लियर है बात? तो p=h/लेमडा हो गया। c/न्यू के प्लेस पे लेमडा पुट कर दिया है, तो h/लेमडा। तो लेमडा निकालेंगे यहाँ से, तो लेमडा h/p हो गया है। लेमडा h/p। तो इसी वेवलेंथ को हम बोलते हैं डी ब्रोगली वेवलेंथ, और वेवलेंथ ऑफ द मैटर वेव एसोसिएटेड विद मूविंग पार्टिकल।
किसी मूविंग पार्टिकल के साथ जो वेव एसोसिएट मान के चल रहा है डी ब्रोगली, उस वेव की वेवलेंथ है। इट मीन्स मैटर वेव की वेवलेंथ है, या पार्टिकल वेव की वेवलेंथ है, या डी ब्रोगली वेव की वेवलेंथ है, कैसे भी बोल लीजिए। क्लियर बात। तो ये फॉर्मूला आज हम यूज में लेंगे किस फॉर्म में, लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। मैंने बताया वैसे इस डेरिवेशन में तो हम पी के एम सी के प्लेस पे पी पुट किया है, हमने एम सी के प्लेस पे पी पुट किया है, लेकिन इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे आज। तो हम आज के वीडियो लेक्चर में न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्यूशन करते हुए इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे। तो उसके रिवॉल्यूशन की जो स्पीड है वो सी नहीं है, वो वी एन लेके चलेंगे, nth ऑर्बिट में वी एन लेके चलेंगे। तो यहाँ हम एम सी के प्लेस पे फिर एम वी एन पुट करेंगे, एम वी एन। तो देखिए ये फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, इससे मैटर वेव थ्योरी से, जो कि डी ब्रोगली ने दी थी। तो नेक्स्ट पेज पे मैं आपको ये फॉर्मूला दिखा देता हूँ एक बार। देखिए लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी एन। अभी हमने फॉर्मूला देखा था मैटर वेव थ्योरी से, लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। तो पी के प्लेस पे मैंने nth ऑर्बिट में रिवॉल्यूशन करते हुए इलेक्ट्रॉन के लिए लीनियर मोमेंटम लिखा है एम वी एन, मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी। लेकिन वेलोसिटी कौन सी ऑर्बिट में, nth ऑर्बिट में उसकी ऑर्बिटल स्पीड है ये वी एन। क्लियर है बात। तो ये फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। ये फॉर्मूला कहाँ से है मैंने आपको पूरा बता दिया है। क्लियर है बात। अब एक कॉन्सेप्ट और पता होना चाहिए जो कि क्लास 11th का कॉन्सेप्ट है। ये जो मैटर वेव थ्योरी आपने देखी है, ये तो 13th चैप्टर से हमने लिया है। 13 चैप्टर का कॉन्सेप्ट है मैटर वेव थ्योरी, मैटर वेव थ्योरी, जिससे हमें फॉर्मूला मिला लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। फिर nth ऑर्बिट में रिवॉल्यूशन करते हुए इलेक्ट्रॉन के लिए हम इसको लिखे तो लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी एन, जो कि मैंने अभी आपको दिखाया। क्लियर बात। अब देखिए हम स्टैंडिंग वेव की बात करते हैं। एक टर्म और आएगी स्टैंडिंग वेव और स्टेशनरी वेव। ये क्लास 11th से हमें देखना होगा। क्लास 11th में हम वेव से रिलेटेड एक चैप्टर पढ़ते हैं, उसमें हम दो टाइप की वेव्स की बात करते हैं। एक प्रोग्रेसिव वेव जो कि एनर्जी को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर लेकर जाती है, और एक होती है स्टैंडिंग वेव जो कि अपने प्लेस पर ही, हमें ऐसा लगता है कि वो अपनी जगह पर ही है, वो मूव नहीं कर रही है। जैसे मीडियम में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर वो मूव करते हुए जाती हुई नहीं लगती है हमें। तो ऐसी वेव को हम स्टैंडिंग वेव बोलते हैं। डिटेल में हम स्टैंडिंग वेव क्या होती है उसकी बात 11th में कर चुके हैं। यहाँ आपको बस इतना पता होना चाहिए कि स्टैंडिंग वेव जो है वो तभी बनती है जब मीडियम जो है वो बाउंड मीडियम हो, मीडियम होना चाहिए बाउंड। और आज हम एक ऑर्बिट में स्टैंडिंग वेव के बनने की बात करेंगे। रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन जो है उसके साथ एक वेव एसोसिएट है, और वो जो वेव है वो एक बाउंड मीडियम में ही हम समझ सकते हैं, क्योंकि ऑर्बिट जो है nth ऑर्बिट जो है वो बाउंड ही है, वो लूप फॉर्म में है। तो उस ऑर्बिट में स्टैंडिंग वेव बन जाएगी। किससे, वो जो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन है उसके साथ जो मैटर वेव एसोसिएट है। और मैटर वेव वाला कॉन्सेप्ट हम कहाँ से ला रहे हैं, डी ब्रोगली के मैटर वेव थ्योरी से। डी ब्रोगली की मैटर वेव थ्योरी बोलती है कि nth ऑर्बिट में वो जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्यूशन कर रहा है वो खुद पार्टिकल तो है ही है, लेकिन उसके साथ में एक वेव भी एसोसिएट है। तो वो जो वेव है वो उस क्लोज्ड ऑर्बिट में है, क्लोज्ड ऑर्बिट की सर्कमफ्रेंस के साथ वो मैटर वेव स्टैंडिंग वेव बना लेती है, स्टैंडिंग वेव बन जाती है उसकी सर्कमफ्रेंस पर। तो वो सर्कमफ्रेंस पर बनती है, तो सर्कमफ्रेंस कितनी होती है, 2πr होती है। nth ऑर्बिट की बात करूँ तो 2πrn, rn क्या है, यहाँ nth ऑर्बिट की रेडियस है। तो nth ऑर्बिट के लिए सर्कमफ्रेंस होगी 2πrn। तो nth ऑर्बिट की जो सर्कमफ्रेंस है उस सर्कमफ्रेंस पर वो जो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन है उसके साथ जो वेव एसोसिएट है वो स्टैंडिंग वेव बना लेती है इस तरीके से। देखिए स्टैंडिंग वेव को हम इस तरीके से दिखाते हैं, क्लास 11 से आपको याद आ गया होगा। तो ये जो वेव है, ये वेव एक पॉइंट से ट्रेवल करके दूसरे पॉइंट पर जाती हुई नहीं दिखती है हमें, इसीलिए इसका नाम है स्टेशनरी वेव और स्टैंडिंग वेव। ये अपनी ही जगह पर फैलती सिकुड़ती हुई लगती है। इसमें एनर्जी का ट्रांसमिशन नहीं होता है, इसकी एनर्जी जो है वो कांस्टेंट रहती है। स्टैंडिंग वेव में एनर्जी कांस्टेंट रहती है, स्टैंडिंग वेव में एनर्जी कांस्टेंट रहती है। और इसीलिए इसी के बेस पे बोर ने अपने फर्स्ट पोस्टुलेट में ये बात कही थी कि एक स्टेशनरी ऑर्बिट में, एक स्टेबल ऑर्बिट में रिवॉल्यूशन करता हुआ इलेक्ट्रॉन जो है उसकी एनर्जी कांस्टेंट रहती है, उसकी एनर्जी
डिक्रीज नहीं होती है, वो उसने इसी बेस पे बोला था। हालांकि बोर को ये बात पता थी कि नहीं, डी ब्रोगली वाली बात तो बाद की है, डी ब्रोगली ने मैटर वेव थ्योरी बाद में दी है, लेकिन बोर ने डायरेक्ट ये बात बोल दी थी कि स्टेबल ऑर्बिट में, स्टेशनरी ऑर्बिट में रिवोल्यूशन करते हुए इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कांस्टेंट रहती है, वो एनर्जी इमिट नहीं करता है, एनर्जी इमिट नहीं करता है। तो एनर्जी इमिट नहीं करेगा तो कंटिन्यूसली उसकी एनर्जी डिक्रीज़ नहीं होगी, तो फाइनली वो न्यूक्लियस में भी नहीं गिरेगा। और ये न्यूक्लियस में गिरने वाली प्रॉब्लम कहाँ आई थी, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के ड्रॉबैक में हमने बताई थी, क्लियर बात। लेकिन बोर ने फिर बोला था कि नहीं, एक स्पेसिफिक ऑर्बिट में, एक स्टेशनरी ऑर्बिट में, एक स्टेबल ऑर्बिट में रिवोल्यूशन करते हुए इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो कंटिन्यूसली डिक्रीज नहीं होती है, उसकी एनर्जी कांस्टेंट रहती है। तो एनर्जी के कांस्टेंट होने को हम समझ सकते हैं किसके बेस पे, स्टैंडिंग वेव के बेस पे। मैटर वेव थ्योरी से हमने लिया कौन सा कॉन्सेप्ट, कि रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन के साथ एक वेव एसोसिएट है, फिर वो वेव जो है वो इस ऑर्बिट की सर्कमफ्रेंस पर स्टैंडिंग वेव बना लेती है, और स्टैंडिंग वेव में एनर्जी कांस्टेंट रहती है। स्टैंडिंग वेव ऐसी वेव होती है जिसकी एनर्जी जो है वो कांस्टेंट रहती है, वो एनर्जी का ट्रांसमिशन नहीं करती है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर उसकी एनर्जी कांस्टेंट रहती है, क्लियर है बात। तो एक स्टेशनरी ऑर्बिट में, एक स्टेबल ऑर्बिट में रिवोल्यूशन करते हुए इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कांस्टेंट क्यों रहती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को हम वेव नेचर का समझ सकते हैं, वेव समझ सकते हैं, क्योंकि मूविंग इलेक्ट्रॉन के साथ एक वेव एसोसिएट होगी, ये बोल रही है डी ब्रोगली की हाइपोथेसिस। डी ब्रोगली का मैटर वेव थ्योरी जो है वो ये बोलती है कि रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन को वेव नेचर का समझिए आप, फिर हम उसको वेव नेचर का समझेंगे, इट मीन्स उसके साथ एक वेव एसोसिएट है, और वो जो वेव है वो इस ऑर्बिट की सर्कमफ्रेंस के साथ, सर्कमफ्रेंस पर स्टैंडिंग वेव बना लेती है, और स्टैंडिंग वेव में एनर्जी कांस्टेंट रहती है। इसीलिए एक स्टेशनरी ऑर्बिट में, एक स्टेबल ऑर्बिट में रिवॉल्यूशन करता हुआ इलेक्ट्रॉन एनर्जी इमिट नहीं करता, उसकी एनर्जी कांस्टेंट रहती है, क्लियर बात। तो यहाँ से इस बात का भी रिप्लाई मिल गया है, इस बात का भी जवाब हमें मिल गया है कि बोर ने अपने फर्स्ट पोस्टुलेट में ये बात जो बोली थी, कौन सी बात बोली थी, कि स्टेशनरी ऑर्बिट में रिवोल्यूशन करता हुआ इलेक्ट्रॉन जो है वो एनर्जी इमिट नहीं करता है, उसकी एनर्जी कांस्टेंट रहती है, एक ऑर्बिट में जब तक वो रिवोल्यूशन कर रहा होता है तो उसकी एनर्जी डिक्रीज नहीं होती है। तो उसका एक्सप्लेनेशन बोर ने तो नहीं दिया था कि क्यों उसकी एनर्जी उसने कांस्टेंट बताई है, एक ऑर्बिट में रिवोल्यूशन करते हुए इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को क्यों कांस्टेंट बताया है बोर ने, उसका एक्सप्लेनेशन बोर ने नहीं दिया है, उसने डायरेक्ट स्टेटमेंट दे दिया था। तो उसको हम समझ सकते हैं डी ब्रोगली की मैटर वेव थ्योरी के बेस पे और स्टैंडिंग वेव के बेस पे। दो कॉन्सेप्ट को हमने ऐड किया है। डी ब्रोगली की मैटर वेव थ्योरी से तो हमने ये पॉइंट लिया कि रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन जो है उसके साथ वेव एसोसिएट है, फिर स्टैंडिंग वेव से हमने ये बात ली है कि वो जो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन के साथ वेव एसोसिएट है वो ऑर्बिट की सर्कमफ्रेंस पर स्टैंडिंग वेव बना लेती है, स्टेशनरी वेव बना लेती है, और स्टेशनरी वेव में हम जानते हैं क्लास 11 से कि एनर्जी कांस्टेंट रहती है, क्लियर है बात। तो इलेक्ट्रॉन जो कि पार्टिकल है उसके साथ वेव को एसोसिएट मानकर हम इलेक्ट्रॉन की एनर्जी एक ऑर्बिट में रिवॉल्यूशन करते समय कांस्टेंट रहती है, इस बात को समझ सकते हैं, क्लियर है बात। तो अभी हमने कहा कि रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन के साथ जो मैटर वेव है जिसकी वेवलेंथ हम यहाँ लेमडा बता के चल रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक की जो वेवलेंथ है, देखिए वेवलेंथ ऐसे ही बताते हैं हम किसी वेव के लिए, ये पूरी वेव कंप्लीट होगी यहाँ से यहाँ तक। तो ये कितनी स्टैंडिंग वेव जो हुई, यहाँ कितनी वेवलेंथ हुई इसमें, यहाँ से यहाँ तक एक वेवलेंथ, यहाँ से यहाँ तक दो वेवलेंथ, यहाँ से यहाँ तक तीन वेवलेंथ, और यहाँ से यहाँ तक चार वेवलेंथ। तो ये 4 लेमडा हो गया। सर्कमफ्रेंस किसके इक्वल होगी, सर्कमफ्रेंस बोले तो 2πr4 इजिकल टू 4 लेमडा होगी। ये एग्जांपल लिया है मैंने, ये एग्जांपल लिया है फोर्थ ऑर्बिट के लिए। देखिए n इजिकल टू 4 लिया है, न्यूक्लियस सेंटर पर है ही, रेडियस को फिर मैंने फोर्थ ऑर्बिट के लिए r4 बोला है, तो इसकी सर्कमफ्रेंस कितनी होगी 2πr4। तो 2πr4 किसके इक्वल होगी, 4 लेमडा की इक्वल होगी। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस लेमडा, फिर यहाँ से यहाँ तक की लेमडा, तो टोटल हुई 2 लेमडा, फिर यहाँ से यहाँ तक की फिर से लेमडा, तो ये 3 लेमडा, और यहाँ से यहाँ तक की फिर से लेमडा, तो ये 4 लेमडा। तो सर्कमफ्रेंस किसके इक्वल हुई, 4 लेमडा की इक्वल हुई। तो ये तो फोर्थ ऑर्बिट के लिए एग्जांपल लिया है, तब 4 लेमडा की इक्वल हुई। अगर nth ऑर्बिट की बात करें तो 2πrn इजिकल टू n लेमडा बोलेंगे,
2πrn इज इक्वल टू एन लेमडा। तो देखिए यहाँ जनरल बात की है हमने, nth ऑर्बिट के लिए बात की है। एग्जांपल मैंने 4th ऑर्बिट के लिए दिखाया आपको स्टैंडिंग वेव किस तरीके से बनती है सर्कमफ्रेंस पर। लेकिन अगर हम जनरल बात करें, किसी भी ऑर्बिट की बात करें, nth ऑर्बिट की बात करें, तो फिर हम 4 की प्लेस पे, वहाँ तो हम बोल रहे थे 2πr4 इज इक्वल टू 4 लेमडा, लेकिन जनरल बात करें nth ऑर्बिट की बात करें तो 2πrn इज इक्वल टू एन लेमडा बोलेंगे, जहाँ एन हम जानते हैं ये 1 2 3 4। क्लियर बात। तो ये स्टैंडिंग वेव जो सर्कमफ्रेंस पर बनी है उसकी वेवलेंथ है, एन इंटीजर है ही, ये सर्कमफ्रेंस है nth ऑर्बिट की, और सर्कमफ्रेंस पर ही बन रही है कौन, स्टैंडिंग वेव। तो देखिए हमने बताया फॉर फॉर्मेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव इट इज़ नेसेसरी दैट सर्कमफ्रेंस ऑफ ऑर्बिट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ। वेवलेंथ के इंटीग्रल मल्टीपल के इक्वल होनी चाहिए कौन, सर्कमफ्रेंस ऑफ द nth ऑर्बिट। सर्कमफ्रेंस ऑफ ऑर्बिट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव एसोसिएटेड विद ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन। क्लियर बात। ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन से एसोसिएट जो वेव है, उस वेव की जो वेवलेंथ है, उस वेवलेंथ के इंटीग्रल मल्टीपल के इक्वल होनी चाहिए उस सर्कमफ्रेंस, उस ऑर्बिट की सर्कमफ्रेंस। तब स्टैंडिंग वेव जनरेट हो पाएगी, तब स्टैंडिंग वेव क्रिएट हो पाएगी। क्लियर बात। अब देखिए यहाँ फॉर एन इलेक्ट्रॉन मूविंग इन nth ऑर्बिट, nth सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस Rn। तो nth ऑर्बिट के लिए हमने ये बताया, मैंने बता दिया है। तो हमारे पास में एक फॉर्मूला तो हुआ 2πrn इज इक्वल टू एन लेमडा। ये तो हमें प्राप्त करना है, ये तो हमें प्राप्त करना है, ये तो डेरिवेशन का रिजल्ट हमें मिलेगा। हमें इसको तो एक्सप्लेन करना ही है कि ये फॉर्मूला बोर्ड ने जो दिया है वो सही है कि नहीं। तो इसको हम कहाँ से प्राप्त करेंगे, इन दो कॉन्सेप्ट से, एक तो स्टैंडिंग वेव वाला कॉन्सेप्ट और एक मैटर वेव वाला कॉन्सेप्ट जो कि डी ब्रोगली ने दिया था। तो देखिए मैटर वेव के लिए अभी हमने बताया भी था, मैटर वेव की वेवलेंथ बताई थी लेमडा इज इक्वल टू h/mvn। ये कौन सी वेवलेंथ है, ये nth ऑर्बिट में vn ऑर्बिटल स्पीड से रिवॉल्यूशन करते हुए इलेक्ट्रॉन के साथ जो मैटर वेव एसोसिएट होती है उसकी वेवलेंथ है। किस फॉर्मूले से बताई, लेमडा इज इक्वल टू h/p से बताई, जो कि डी ब्रोगली हाइपोथेसिस से हमने लिया है। क्लियर है बात। तो अब पिछले पेज पे जो अभी हमने फॉर्मूला बताया था 2πrn इज इक्वल टू एन लेमडा, 2πrn इज इक्वल टू एन लेमडा। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए 2πrn इज इक्वल टू एन लेमडा। तो यहाँ लेमडा के प्लेस पे, यहाँ लेमडा के प्लेस पे हम क्या पुट करेंगे, लेमडा के प्लेस पे इस इक्वेशन में h/mvn पुट कर देंगे। तो हमने यही किया है, 2πrn तो एज इट इज, एन एज इट इज, लेमडा के प्लेस पे यहाँ से डी ब्रोगली हाइपोथेसिस से हमने लेमडा का वैल्यू पुट कर दिया h/mvn, h/mvn। तो अब देखिए 2π को इधर डिवाइड में ले आइए h के डिवाइड में, तो h/2π बन जाएगा। mvn को इधर मल्टीप्लाई में ले आइए LHS में, तो ये क्या हो जाएगा mvn/rn। तो mvn/rn इज इक्वल टू एन है, h है, और ये 2π इधर डिवाइड में आ गया, तो h/2π। क्लियर बात। तो mvn/rn इज इक्वल टू एन h/2π। अब देखिए mvn तो अभी हमने लीनियर मोमेंटम बोला था रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन के लिए। रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन के लीनियर मोमेंटम को अगर उस ऑर्बिट की रेडियस से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें एंगुलर मोमेंटम मिल जाता है। उसका एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो होता है लीनियर मोमेंटम इनटू रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, रेडियस ऑफ द सर्कुलर ऑर्बिट। क्लियर है बात। ये क्लास 11 से हम जानते हैं कि एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू होता है लीनियर मोमेंटम mvn इंटू रेडियस r। तो nth ऑर्बिट के लिए बात है इसलिए हमने n लगा रखा है। तो एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू हमें मिला h/2π के इंटीग्रल मल्टीपल के इक्वल, इंटीग्रल मल्टीपल के इक्वल। क्लियर बात। तो यही था बोर एटॉमिक मॉडल का सेकंड पोस्टुलेट कि nth ऑर्बिट में रिवॉल्यूशन करते हुए किसी इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम जो है वो h/2π के इंटीग्रल मल्टीपल की फॉर्म में ही होता है। इट मीन्स एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड रहता है। क्वांटाइज्ड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि mvn/rn के कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज ही होंगे। देखिए n के प्लेस पे आप 1 पुट करेंगे तो h/2π, 2 पुट करेंगे तो 2h/2π, 3 पुट करेंगे तो 3h/2π। तो h/2π, 2h/2π, 3h/2π, 4h/2π, 5h/2π, इसी तरीके से कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज ही हो सकते हैं एंगुलर मोमेंटम के लिए। इन वैल्यूज के बीच का कोई वैल्यू नहीं हो सकता। किसके लिए, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन के एंगुलर मोमेंटम के लिए। क्लियर बात। तो ये बोर एटॉमिक मॉडल का सेकंड पोस्टुलेट है। बोर ने तो ये पोस्टुलेट डायरेक्ट दिया था, बोर ने तो इक्वेशन डायरेक्ट दी थी जिसका कि हमने
डेरिवेशन देखा है जिसको हमने डेरिवेशन से प्राप्त किया है। इसमें हमने दो इक्वेशन यूज में लिए, एक तो ये वाली इक्वेशन जो कि डी ब्रोगली की मैटर वेव थ्योरी से हमने ली है, और एक इक्वेशन ली हमने स्टैंडिंग वेव के कॉन्सेप्ट से जो कि क्लास 11th का कॉन्सेप्ट है। 2πrn इजिकल टू एन लेमडा, सर्कमफ्रेंस इजिकल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ मैटर वेव एसोसिएटेड विद ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन। ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन और रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन के साथ जो मैटर वेव एसोसिएट है, उस मैटर वेव की जो वेवलेंथ है उसके इंटीग्रल मल्टीपल के इक्वल होगी किसी ऑर्बिट की सर्कमफ्रेंस। क्लियर है बात। तो इस टॉपिक को पढ़ने के लिए हमें दो कॉन्सेप्ट्स पहले से पता होने चाहिए। एक तो स्टैंडिंग वेव का कॉन्सेप्ट जो कि क्लास 11th का कॉन्सेप्ट है, और एक डी ब्रोगली की मैटर वेव थ्योरी जो कि 13th चैप्टर का कॉन्सेप्ट है। क्लियर बात। तो फिर उन दोनों कॉन्सेप्ट्स को हम कंबाइन करके ही ये इक्वेशन प्राप्त करेंगे। बोर का सेकंड पोस्टुलेट एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइजेशन की इक्वेशन प्राप्त करेंगे। एक इक्वेशन 2πrn इजिकल टू एन लेमडा, एक इक्वेशन लेमडा इजिकल टू एच अपॉन एम वी एन। क्लियर बात। दोनों को कंबाइन करके हमने निकाला है एम वी एन आर एन इजिकल टू एन एच अपॉन 2π। क्लियर है। तो ये हमारा टॉपिक था। किसके लिए था आप देख सकते हैं, ये मैंने बता ही दिया आपको डायग्राम। ये फोर्थ ऑर्बिट के करस्पॉन्डिंग स्टैंडिंग वेव के जनरेशन को मैंने यहाँ बता रखा है। क्लियर बात। यहाँ से यहाँ तक की एक वेवलेंथ होगी, अभी मैंने बात कर ली है पूरी। ये फोर्थ ऑर्बिट के लिए स्टैंडिंग वेव इज शोन ऑन ए सर्कुलर ऑर्बिट वेयर 4 डी ब्रोगली वेवलेंथ्स। 4 डी ब्रोगली वेवलेंथ्स ही बताइए। एक डी ब्रोगली वेवलेंथ है यहाँ से यहाँ तक की। डी ब्रोगली वेवलेंथ किसको बोल के चल रहे हैं हम? डी ब्रोगली वेवलेंथ बोल के चल रहे हैं मूविंग इलेक्ट्रॉन से एसोसिएट जो वेव है, जो मैटर वेव एसोसिएट है मूविंग इलेक्ट्रॉन के साथ, उस वेव की वेवलेंथ को हम डी ब्रोगली वेवलेंथ बोलते हैं, या मैटर वेवलेंथ बोलते हैं, या पार्टिकल वेवलेंथ बोल सकते हैं। फिट इनटू सर्कमफ्रेंस ऑफ द ऑर्बिट। तो 4 डी ब्रोगली वेवलेंथ्स फिट है इस सर्कमफ्रेंस में, इस फोर्थ ऑर्बिट की सर्कमफ्रेंस में। फिफ्थ ऑर्बिट की सर्कमफ्रेंस पर बताते तो ये 5 डी ब्रोगली वेवलेंथ्स बताते। सिक्स्थ ऑर्बिट की सर्कमफ्रेंस पर बताते तो ये 6 डी ब्रोगली वेवलेंथ्स बताते हैं। एन के लिए हमने एन लेमडा बोला है, 4 के लिए 4 लेमडा, 3 के लिए 3 लेमडा, 2 के लिए 2 लेमडा। क्लियर बात। इस तरीके से बता सकते हैं। तो टॉपिक क्या था हमारा, देखिए टॉपिक था हमारा एक्सप्लेनेशन ऑफ बोर्स सेकंड पोस्टुलेट ऑफ क्वांटाइजेशन बाय मैटर वेव थ्योरी प्रपोज्ड बाय डी ब्रोगली। क्लियर बात। ये फॉर्मूला हमने डेराइव किया है स्टैंडिंग वेव एंड वेव थ्योरी प्रपोज्ड बाय मैटर वेव थ्योरी प्रपोज्ड बाय डी ब्रोगली के बेस पर। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। चैप्टर हमारा 14th चैप्टर चल रहा था। ये चैप्टर था एटम, एटॉमिक फिजिक्स और एटम। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है इस टॉपिक के साथ। लास्ट टॉपिक था ये इस चैप्टर का। थैंक यू।